पावर शेयरिंग। हेलो स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, क्या आपके घर में आपकी कभी किसी से लड़ाई हुई है? लड़ाई मतलब मारामारी नहीं, लेकिन कुछ कहासुनी या किसी से खटपट, आपकी अपनी नहीं तो क्या आपके मम्मी पापा या घर के और मेंबर्स के बीच लड़ाई या कहासुनी नहीं होती? घर में नहीं भी तो आपके दोस्तों के बीच ही या आपकी क्लास में ही आपकी लड़ाई जरूर होती होगी, किसी ना किसी बात पर। अब जब इतने अलग तरह के लोग एक साथ रहेंगे तो थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा तो होगा ही ना। अब सोचो, एक बड़ी कंट्री जहां अलग अलग रिलीजन्स, कास्ट्स को मानने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग रहते हैं, अलग अलग तरह का खाना खाने वाले, अलग अलग तरह से रहने वाले लोग रहते हैं, वहां तो लड़ाई झगड़ा होना और भी आसान है ना? तो फिर आखिर एक कंट्री चलती कैसे है? कैसे एक गवर्नमेंट इन सब अलग अलग तरह के लोगों का ध्यान रख पाती है? चाहे हमारी ही कंट्री को ले लीजिए, हम सब कितनी सारी चीजों में कितने अलग हैं। इसके बावजूद हमारी कंट्री कितने अच्छे से चल रही है। कभी कभार कहीं कहीं जरूर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इतनी तरह के लोगों के बीच भी हम अब तक काफी अच्छे से रहते आए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसी टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर इतनी डाइवर्सिटी के रहते कैसे एक कंट्री अच्छे से चलती है और इतनी बड़ी कंट्री में पावर शेयरिंग किस तरह से होती है। चलिए, इसे अच्छे से हम हमारे पड़ोसी देश के एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका जो हमारी कंट्री के स्टेट तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी पॉपुलेशन 2 करोड़ है। इन 2 करोड़ लोगों में बहुत अलग अलग तरह के लोग यहां रहते हैं। इन लोगों में जो सबसे ज्यादा हैं, यानी जो नंबर्स में सबसे ज्यादा हैं, वो हैं सिंहला स्पीकर्स, मतलब सिंहला लैंग्वेज को बोलने वाले लोग, जो कि हैं 74%। और दूसरे लोग हैं तमिल स्पीकर्स, यानी कि तमिल बोलने वाले लोग, जो कि 18% हैं। अब इन तमिल बोलने वाले लोगों में भी 2 तरह के लोग हैं, मतलब इनके बीच में भी 2 सब ग्रुप्स और बनते हैं, जिनमें से पहला है श्रीलंकन तमिल, जो कि टोटल तमिल लोगों का 13% है, जो हमेशा से श्रीलंका में ही रहते थे, जिनके एंसेस्टर्स हमेशा से ही श्रीलंका में रहते हुए आए हैं। दूसरे हैं वो तमिल जो इंडिया से, यानी हमारे देश से वहां गए थे जब हमारे देश पर ब्रिटिश हुकूमत थी, यानी कि जब अंग्रेज हम पर राज करते थे। वो लोग उस वक्त श्रीलंका गए थे प्लांटेशन के काम के लिए। उसके बाद वो वहीं बस गए और अब उन्हें वहां इंडियन तमिल के नाम से जाना जाने लगा। तो स्टूडेंट्स, अब वापस एक बार बात करते हैं सिंहला स्पीकिंग लोगों की। सिंहला स्पीकिंग लोग ज्यादातर बुद्धिस्ट्स हैं, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, और ज्यादातर तमिल जो वहां रहते हैं वो या तो हिंदू हैं या मुसलमान। 7% लोग क्रिश्चियंस भी हैं। इन 7% लोगों में भी तमिल स्पीकर भी हैं और सिंहला स्पीकर भी हैं। अब इतनी डाइवर्स पॉपुलेशन, इतने अलग अलग लैंग्वेजेस को बोलने वाले लोग और इतने अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग जब एक कंट्री में हैं, तो आप ही सोचिए इतने अलग अलग लोगों को एक देश में अच्छे से रखने के लिए श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया होगा। अब इसे समझने के लिए सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि श्रीलंका में गवर्नमेंट बनी कब। श्रीलंका में गवर्नमेंट बनी थी हमारे देश की आज़ादी के 1 साल बाद। हमारी कंट्री 1947 में आज़ाद हुई और उसके 1 साल बाद ही, यानी 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ। अब चूंकि सिंहला कम्युनिटी नंबर्स में ज्यादा थी, तो गवर्नमेंट में उनके लोग ज्यादा रहे। अब गवर्नमेंट में सिंहला कम्युनिटी के लोग ज्यादा होने से हुआ क्या कि जो गवर्नमेंट वहां बनी थी, उसने सिंहला कम्युनिटी के हिसाब से ही गवर्नमेंट चलाना शुरू कर दिया। यानी सिंहला कम्युनिटी के फायदों को देखते हुए ही नियम कायदे, यानी रूल्स रेगुलेशंस बनाने शुरू कर दिए। अब अगर गवर्नमेंट में हैं ही एक तरह के लोग, तो इसके पूरे चांसेस बनते हैं कि वो अपने ही लोगों के फायदे के लिए काम करेंगे, जो मेजॉरिटेरियनिज्म का रीजन बन जाता है। स्टूडेंट्स, मेजॉरिटेरियनिज्म का मतलब होता है कि जो लोग नंबर्स में ज्यादा हैं, सिर्फ उनके फायदों को देखते हुए देश की गवर्नमेंट को चलाना, दूसरे ग्रुप्स की इच्छाओं और जरूरतों का ध्यान न रखना। अब आप समझ गए ना कि आखिर मेजॉरिटेरियनिज्म होता क्या है। और यही हुआ 1956 में श्रीलंका में,
जब एक एक्ट पास किया गया जिसमें यह कहा गया कि सिन्हला लैंग्वेज ही वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। तमिल भाषा को ध्यान में रखा ही नहीं गया। वहां पर इस तरह के रूल्स भी बनाए गए जिनसे सिन्हला स्पीकर लोगों को पढ़ाई लिखाई में या नौकरियों में बाकी लोगों की तुलना में ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में एक नई बात यह भी ऐड की गई जिसमें यह कहा गया कि श्रीलंकन गवर्नमेंट बुद्धिज्म को बचाने और बढ़ाने के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट ने जब सिर्फ सिंहला स्पीकर लोगों के फायदे के लिए ये सारे काम किए तो धीरे धीरे इसके चलते श्रीलंकन तमिल खुद को अलग थलग महसूस करने लगे। उनको ऐसा लगा कि कोई भी पार्टी जिसे बुद्धिस्ट सिंहला लीडर्स लीड कर रहे हैं वो उनके बारे में सोच ही नहीं रही है। उनका सारा काम सिर्फ सिंहला लोगों के फायदे के बारे में सोचना ही है। इससे ये हुआ कि टाइम के साथ साथ सिंहला और तमिल कम्युनिटी के रिश्ते खराब होते गए। अब जब तमिल लोगों को ये लगा कि ये पॉलिटिकल पार्टीज उनकी पार्टीज नहीं हैं, तो उन्होंने अपनी पार्टीज बनाई। इन पार्टीज की कई मांगें थी। ये पार्टीज चाहती थी कि तमिल भाषा श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बने। ये चाहते थे कि एजुकेशन और जॉब्स में तमिल लोगों को भी बराबर मौके मिलें। साथ ही साथ ये भी चाहते थे कि हर रीजन की अपनी एक गवर्नमेंट हो जो वहां के लोगों के हिसाब से डिसीजन ले। इन मांगों को बार बार श्रीलंका की गवर्नमेंट ने नकार दिया। 1980 तक आते आते ये स्ट्रगल इतना बढ़ गया कि ऐसी बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बन गईं जो एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट की मांग करने लगी। ये तमिल स्टेट श्रीलंका के नॉर्थ और साउथ में होने थे। धीरे धीरे सिंहला और तमिल लोगों के बीच का ये झगड़ा बहुत बड़ा बन गया। इतना बड़ा बन गया कि उस देश में लड़ाई के हालात हो गए। एक देश के अंदर उन्हीं के लोगों के बीच लड़ाई यानी कि सिविल वॉर होने लग गई। अब आपसे कोई पूछे कि सिविल वॉर क्या होती है तो आप उसे बता सकते हैं कि एक देश में दो या दो से ज्यादा ऑपोजिट ग्रुप्स के बीच जब वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट या लड़ाई हो जाए तो उसे सिविल वॉर कहा जाता है। इस सिविल वॉर के चलते वहां दोनों कम्युनिटीज के 1000 से ज्यादा लोग मारे गए। कई सारे परिवारों को देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और बहुत से लोगों की नौकरी और बिजनेस बर्बाद हो गए। इस सिविल वॉर के चलते देश सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल तौर पर काफी पीछे चला गया। देश को इस सिविल वॉर का बहुत नुकसान उठाना पड़ा। ये सिविल वॉर 2009 में जाकर खत्म हुई। तो देखा आपने, अगर किसी देश की गवर्नमेंट अपने लोगों के बीच पैदा हुए टकराव को टाइम पर दूर नहीं कर पाती है तो कैसे हालात पैदा हो सकते हैं। चलिए हम एक और कंट्री की बात करते हैं। वहां पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी। देखते हैं वहां क्या हुआ। हम बात करने वाले हैं बेल्जियम देश की। बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन तो श्रीलंका से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन बेल्जियम की बात करने से पहले हम जान लेते हैं कि ये एथनिक होता क्या है। एथनिक का मतलब होता है कुछ ऐसे लोगों का ग्रुप जो कि एक सिमिलर कल्चर को फॉलो करते हों। अब हम वापस बेल्जियम देश की एथनिसिटी पर आते हैं। बेल्जियम यूरोप का छोटा सा देश है। यहां पर 1 करोड़ से कुछ ज्यादा लोग रहते हैं। देश की टोटल पॉपुलेशन के 59% लोग फ्लेमिश नाम के एक रीजन में रहते हैं और इस रीजन में रहने वाले लोग डच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे 40% लोग वालोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो 1% बचे वो ब्रसल्स में रहते हैं और जर्मन लैंग्वेज का यूज करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि बेल्जियम की 3 अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। एक जगह 59%, एक जगह 40% और एक जगह 1%। स्टूडेंट्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में रहने वाले कुल लोगों में से 80% फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। अब यहां पर हुआ क्या? बेल्जियम में जो माइनॉरिटी थी फ्रेंच स्पीकिंग लोगों की, वो काफी अमीर थी और पावरफुल भी थी। अब इस बात से डच स्पीकिंग लोगों को हमेशा से परेशानी रहती थी। डच स्पीकिंग लोग बहुत बाद में जाकर पढ़ लिख पाए और पैसा कमा पाए। अब इस वजह से इन दोनों के बीच टेंशन शुरू हो गई। ये टेंशन शुरू हुई 1950 से 1960 के बीच।
ये टेंशन ब्रसल्स में तो और भी ज्यादा थी, क्योंकि डच स्पीकिंग लोग पूरे देश में तो नंबर्स में ज्यादा थे, मेजॉरिटी थे, लेकिन कैपिटल ब्रसल्स में फ्रेंच स्पीकिंग लोगों से कम थे, यानी माइनॉरिटी थे। अब आप ही सोचिए, इस सिचुएशन में बेल्जियम में क्या हो सकता था। बेल्जियम में डच कम्युनिटी नंबर्स में ज्यादा थी, तो वो इसका फायदा उठा सकती थी। वो फ्रेंच और जर्मन स्पीकिंग लोगों पर प्रेशर बना सकती थी। इससे उस देश में भी श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो सकते थे। हो सकता था उस देश का पार्टीशन हो जाता। आइए अब हम देखते हैं कि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इससे कैसे डील किया। बेल्जियम गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी अपने देश के हालात को समझ लिया और इसे सही करने के लिए भी काम करना शुरू कर दिया। 1970 से 1993 के बीच अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट किया, जिससे सभी कम्युनिटीज शांति से एक साथ रह सकें। उन्होंने अपने देश के हालात के हिसाब से जो अरेंजमेंट्स किए, वो बाकी देशों से काफी नए और इनोवेटिव थे। आइए अब हम देखते हैं कि आखिर बेल्जियम ने क्या किया। दरअसल उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात ऐड कर दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स बराबर नंबर्स में होंगे। इससे ऑटोमैटिकली ही दोनों ग्रुप्स में इक्वालिटी का भाव पैदा होगा। दूसरा, कुछ स्पेशल लॉ ऐसे भी थे जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हर लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजॉरिटी का सपोर्ट जरूरी था। बच्चों, लिंग्विस्टिक ग्रुप यानी किसी लैंग्वेज को बोलने वालों का एक ग्रुप। तो हर लिंग्विस्टिक ग्रुप को साथ रखने के आइडियाज का फायदा ये हुआ कि डिसीजन मेकिंग में हर ग्रुप का हाथ था, कोई एक ग्रुप बाकियों पर हावी नहीं था। तीसरा ये कि सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं रही। बेल्जियम के 2 रीजन्स में 2 स्टेट गवर्नमेंट्स थी। उन दोनों को सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स दी गईं। ये स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से फ्री होकर काम करती थी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट के तौर पर। ब्रसेल्स शहर की अपनी एक अलग गवर्नमेंट रही, जिसमें दोनों कम्युनिटीज का बराबर रिप्रेजेंटेशन था। ये एक बहुत ही अच्छी बात थी। फ्रेंच स्पीकिंग लोगों ने ब्रसेल्स में बराबर रिप्रेजेंटेशन एक्सेप्ट किया, क्योंकि डच स्पीकिंग लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट में बराबर रिप्रेजेंटेशन स्वीकार किया था। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, बेल्जियम की गवर्नमेंट ने कैसे सभी कम्युनिटीज को साथ में रखकर काम किया। एक और चीज जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने बहुत बढ़िया की, वो ये थी कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक तीसरी तरह की गवर्नमेंट भी थी, यानी कि कम्युनिटी गवर्नमेंट। इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को कोई एक लैंग्वेज को बोलने वाली कम्युनिटी चुनती थी। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले लोग अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनते थे। ये लैंग्वेज के बेसिस पर ही चुनी जाती थी, चाहे लोग देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हों। इस गवर्नमेंट को कल्चरल, एजुकेशन और लैंग्वेज से जुड़े हुए इश्यूज को लेकर डिसीजन लेने का राइट था। तो स्टूडेंट्स, अब आपको पता चल ही गया होगा कि बेल्जियम में कितनी तरह की गवर्नमेंट थी। आपको ये सब सुनकर लग रहा होगा कि बेल्जियन मॉडल में सब कुछ कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और शायद ये है भी। लेकिन इस मॉडल के साथ बेल्जियम गवर्नमेंट ने कितने अच्छे से अपने देश को और वहां की अलग अलग कम्युनिटीज को संभाला। 2 कम्युनिटीज के बीच जो टेंशन बनी हुई थी, उससे कितने अच्छे से निपटा। नहीं तो वहां भी सिविल वॉर जैसे हालात हो सकते थे, और उससे बुरा ये भी तो हो सकता था कि देश का बंटवारा ही हो जाए। लेकिन बेल्जियन गवर्नमेंट के इस मॉडल की वजह से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद जब यूरोप में बहुत से देश साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन बनाने के लिए आगे आए, तो ब्रसेल्स शहर को ही उस यूनियन के हेडक्वार्टर के तौर पर चुना गया था। तो स्टूडेंट्स, हमने 2 देशों की कहानियां सुनी, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों ही देशों में एक जैसी ही प्रॉब्लम थी कि आखिर पावर का बंटवारा होना चाहिए या नहीं। पावर किसी एक ही कम्युनिटी के पास रहे या पावर का बंटवारा सभी कम्युनिटीज में बराबर होना चाहिए। श्रीलंका के एग्जाम्पल में तो आपने देखा ही कि कैसे एक ही कम्युनिटी के हाथ में पावर आ जाने से उस देश को कितना नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन बेल्जियम में ऐसा नहीं हुआ। वहां की गवर्नमेंट और नेताओं ने ये समझ लिया था कि देश को अच्छे से चलाने के लिए पहले देश को एकजुट करना बहुत जरूरी है, और इस एकजुट होने के लिए
उन्हें सभी कम्युनिटीज की फीलिंग्स और इंटरेस्ट्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी वजह से उन्होंने किसी एक कम्युनिटी को सारी पावर नहीं दी। उन्होंने पावर को इक्वली बांटा और इस तरह के अरेंजमेंट किए जिससे कोई भी कम्युनिटी अपने को अलग महसूस न करे। डिसीजन मेकिंग में सबका हाथ हो। इन सब आइडियाज से ही बेल्जियम गवर्नमेंट अच्छे से देश चला पाई। अब इन दोनों एग्जाम्पल से आप क्या समझे? बताओ। तो आइए स्टूडेंट्स, हम साथ में समझते हैं। सबसे पहली बात जो हमने बेल्जियम वाले एग्जाम्पल में देखी थी वो ये कि जैसे ही हमने पावर को बांट दिया वैसे ही अलग अलग कम्युनिटीज के बीच होने वाली टेंशन अपने आप ही कम हो गई। और किसी एक कम्युनिटी के पास पावर रहने का क्या नुकसान हो सकता है, ये हमने श्रीलंका वाले एग्जाम्पल से समझा। इसीलिए जब हम पावर शेयरिंग के ऐसे मॉडल लाते हैं जहां सभी के पास बराबर राइट्स हों, तो हम देखते हैं कि दो या दो से ज्यादा कम्युनिटीज के बीच होने वाले या हो सकने वाले लड़ाई झगड़े और मनमुटावों को हम वहीं पर खत्म कर सकते हैं। यही मनमुटाव और झगड़े आगे चलकर बड़ा रूप ले लें, इससे पहले इन्हें वहीं पर रिजॉल्व करना जरूरी हो जाता है। पहले पहले हमें ये लग सकता है कि चूंकि एक खास कम्युनिटी के लोग मेजॉरिटी में हैं, तो उन्हीं की बात सुन ली जाए, क्योंकि ज्यादा लोगों की बात सुनेंगे तो ज्यादा लोग हमसे खुश रहेंगे। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि इससे हालात आगे जाकर बिगड़ते ही हैं। और इससे सिर्फ माइनॉरिटी को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि इसका खामियाजा मेजॉरिटी को भी बाद में भुगतना ही पड़ता है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट इसी बेसिस पर डिसीजन लेती है कि ज्यादा लोग किस में खुश हैं, तो हो सकता है कि सिर्फ लोगों की खुशी को ही देखते हुए वो कुछ ऐसे डिसीजंस भी ले लें कि कंट्री को उसी कंट्री के सिटीजन्स द्वारा इलेक्ट किए हुए लोग ही चलाएं। और देश में तो हर तरह के लोग होते हैं, तो उन सभी लोगों के इंटरेस्ट्स और फीलिंग्स का ध्यान तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रखा ही जाना चाहिए। डेमोक्रेसी में सबसे ऊपर जनता ही होती है। सारे काम जनता की भलाई के लिए किए जाने चाहिए। इस गवर्नमेंट में हर कम्युनिटी के कुछ लोगों की भागीदारी होना जरूरी है, क्योंकि उस कम्युनिटी की बात रखने के लिए कोई होना चाहिए। जनता का मतलब सिर्फ मेजॉरिटी नहीं है, जनता का मतलब है हर कम्युनिटी के लोग। अब आप ही बताइए, हमें इससे तो इनकार नहीं होगा ना कि सभी इंसान बराबर हैं और सभी को अच्छे से जिंदगी जीनी चाहिए, आपको भी, हमें भी, सभी को। तो सभी की अच्छी जिंदगी के लिए ये भी जरूरी है कि सभी की बात सुनी जाए और सभी के इंटरेस्ट्स और फीलिंग्स को ध्यान में रखा जाए। अभी हमने श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल से ये समझा कि क्या होता है जब पावर सिर्फ एक कम्युनिटी के हाथ में आ जाती है और क्या होता है जब पावर का बंटवारा कर लिया जाता है। पावर शेयरिंग होनी चाहिए। इसके पीछे एक वजह तो यही है कि सब लोग बराबर हैं और सब लोगों का भला इसी में होता है कि सबकी सुनी जाए और सबको बराबर ग्रो करने के मौके मिलें, किसी के साथ कुछ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। अगर हम इन रीजंस की बात करें तो पाएंगे कि ये रीजंस पूरी तरह मॉरल रीजंस हैं। लेकिन इसी के साथ एक और तरह के रीजंस की बात भी हमने की, और वो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन को सही ठहराते हैं, जिन्हें हम कहेंगे प्रूडेंशियल रीजंस, जिसका मतलब होता है कि कैलकुलेट करते हुए डिसीजन लेना। कैलकुलेट ये करना कि किसी काम को करने से हमारा क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। अगर फायदा है तो कितना फायदा, उसके साथ अगर नुकसान है तो कितना नुकसान। ये सब अच्छे से सोचने के बाद कोई डिसीजन लेना होता है। और अगर हम पावर शेयरिंग की बात करें तो इसके फायदे और नुकसान को तो हम बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल से समझ ही चुके हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूडेंशियल रीजंस क्या होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि प्रूडेंशियल रीजंस वो रीजंस होते हैं जिनमें फायदे और नुकसान को अच्छे से कैलकुलेट करते हुए डिसीजंस लिए जाते हैं। अब हम सब लोग अच्छे से ये तो समझ ही गए होंगे कि पावर शेयरिंग करने से क्या होता है और ये क्यों जरूरी है ना? तो अब हम थोड़ा और इस पावर शेयरिंग को जानते हैं कि ये पावर शेयरिंग और किस किस तरह से होती है। हो सकता है शुरुआत में किसी को भी यही लगे
कि अगर पावर किसी एक इंसान या किसी एक ग्रुप के पास ही हो तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो एक इंसान या एक ग्रुप के पास ही है तो वो जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। पावर अगर 4-5 लोगों में बंटी हुई हो तो ऐसा होने के पूरे चांस हैं कि उनको कोई डिसीजन लेने में देरी हो जाए, क्योंकि अगर 5 तरह के लोग 5 अलग अलग तरह से सोचें और 5 अलग तरह की बातें करें तो हो सकता है कि उनके बीच कोई डिफरेंस और डिसएग्रीमेंट हो, और ऐसी कंडीशन में डिसीजन लेने में देरी तो हो ही सकती है। अगर पावर किसी एक ही इंसान के पास है तो वो बहुत जल्दी से डिसीजन ले लेगा और उसको अप्लाई भी कर देगा। बात सुनने में तो ठीक ही लगती है, लेकिन समय बदलते बदलते धीरे धीरे हमको ये रियलाइज हो गया कि ये बहुत अच्छा मॉडल नहीं है। ये अच्छा मॉडल क्यों नहीं है, इस बात को अभी हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के साथ समझा है। जब सभी को इस मॉडल की खामियों का पता चला तो हमारे सामने डेमोक्रेसी आई। डेमोक्रेसी जो कि हमारी अपनी कंट्री में है। चलिए डेमोक्रेसी को हम थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये थी कि डेमोक्रेसी का पहला प्रिंसिपल है कि इसमें लोग सेंटर में होते हैं, जनता सेंटर में होती है। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन, यानी कि टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में सभी तरह के लोगों, सभी तरह के ग्रुप्स को बराबर अटेंशन दी जाती है, चाहे वो ग्रुप किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी लैंग्वेज या किसी भी जगह से रिलेशन रखते हों। सभी का बराबर ध्यान रखा जाता है। सभी की इच्छाओं का, सभी के इंटरेस्ट्स का पूरा ध्यान रखा जाता है। लेकिन डेमोक्रेसी में देश चलाने का मॉडल एक ही नहीं होता। अलग अलग देशों की डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट चलाने के मॉडल अलग अलग हो सकते हैं। हर तरह के मॉडल में पावर शेयरिंग अलग तरीके से की जाती है। अभी हम पावर शेयरिंग के उन्हीं अलग अलग तरीकों पर बात करेंगे, जिसमें पहला तरीका यह है कि गवर्नमेंट एक है, लेकिन गवर्नमेंट के अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ये तीनों पार्ट्स एक ही लेवल पर काम करते हैं, बस तीनों के काम अलग अलग होते हैं। कोई भी पार्ट किसी दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं है, सबकी इंपॉर्टेंस उनके काम से है। गवर्नमेंट को इस तरह डिवाइड करने पर यह फायदा होता है कि गवर्नमेंट के किसी भी पार्ट को अनलिमिटेड पावर नहीं मिलती और वो उसका गलत यूज भी नहीं कर सकता। इसमें गवर्नमेंट का हर हिस्सा दूसरे हिस्से पर निगरानी रखता है। इस तरह के अरेंजमेंट को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है और इसकी वजह से पावर का बैलेंस बना रहता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि डेमोक्रेसी में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे, जिस अरेंजमेंट में गवर्नमेंट का हर हिस्सा दूसरे हिस्से पर निगरानी रखता है, उसे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस कहा जाता है। अब दूसरा तरीका यह है कि देश में अलग अलग लेवल्स पर अलग अलग गवर्नमेंट्स हों और उनमें पावर का बंटवारा किया जाए। इस तरह के मॉडल में एक जनरल गवर्नमेंट तो होती ही है पूरे देश के लिए, लेकिन उसके साथ साथ रीजनल लेवल पर और गवर्नमेंट्स भी होती हैं। इस तरह की जो गवर्नमेंट होती है, जो जनरल गवर्नमेंट है और जो पूरे देश के लिए होती है, उसे फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। हमारे देश इंडिया में हम इसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। हमारे देश में कितनी गवर्नमेंट्स हैं, आपको तो पता ही है। एक आपकी सेंटर की गवर्नमेंट है और एक स्टेट गवर्नमेंट। ये सिस्टम भी सभी देशों में फॉलो नहीं किया जाता है। कई ऐसे देश हैं जहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं, लेकिन इन देशों में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन तो किया ही जाता है। इन देशों में स्टेटस के बेसिस पर नहीं तो और कई बेसिस पर पावर का डिवीजन किया जाता है। किस लेवल की गवर्नमेंट को कितनी पावर मिलेगी, ये वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। इस तरह की पावर डिवीजन को फेडरल डिवीजन ऑफ पावर कहते हैं। इसी प्रिंसिपल पर स्टेट गवर्नमेंट के बाद भी कई गवर्नमेंट्स काम करती हैं, जैसे कि हमारे देश में म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत हैं। इस तरह के पावर के डिवीजन को हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऊंचे से लेकर नीचे के लेवल तक अलग अलग गवर्नमेंट्स काम करती हैं।
अब तीसरा तरीका है कि पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में भी बांटा जा सकता है। वो सोशल ग्रुप्स रिलीजियस ग्रुप्स हो सकते हैं या लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हो सकते हैं। अभी आपने बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट के एग्जाम्पल को समझा था ना? बस वैसे ही बेल्जियम की तरह कई देशों में इस तरह की कम्युनिटी गवर्नमेंट्स होती हैं। इसके साथ ही अलग अलग सोशल ग्रुप्स में पावर को बांटने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल अरेंजमेंट्स भी किए जाते हैं, जिनमें सोशली बैकवर्ड सेक्शंस और फीमेल्स को लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेशन में रिजर्वेशन दिया जाता है। इस तरह का रिजर्वेशन इसलिए दिया जाता है ताकि गवर्नमेंट में उन लोगों को भी जगह मिले जो लोग हमारी सोसाइटी में पिछड़े हुए हैं और अभी मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़े हैं। इससे माइनॉरिटी कम्युनिटीज को पावर में बाकी लोगों के साथ शामिल किया जाता है ताकि कोई भी अलग थलग न रह जाए। स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग को देखने का चौथा तरीका है कि जो लोग पावर में हैं उनको कौन और किस तरीके से इन्फ्लुएंस कर सकता है। हम जानते ही हैं कि कई पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, देश में होने वाले कई तरह के मूवमेंट से गवर्नमेंट और उनके डिसीजंस इन्फ्लुएंस होते हैं। पावर शेयरिंग में एक ये बात भी बहुत जरूरी है कि एक से ज्यादा पार्टीज होनी चाहिए। इन पार्टीज के बीच कंपटीशन देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होता है। इससे ये होता है कि पावर हमेशा किसी एक के हाथ में नहीं रहती है। हर दूसरी पार्टी एक अलग आइडियोलॉजी, एक अलग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है और जब टाइम टू टाइम पावर इन अलग अलग पार्टीज में बंटती है तो ये डेमोक्रेसी और पूरे देश के लिए ही अच्छा होता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक ही टाइम में एक से ज्यादा पार्टीज गवर्नमेंट में होती हैं। जब किसी एक पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो दो या दो से ज्यादा पार्टीज आपस में साथ मिलकर गवर्नमेंट बना लेती हैं। कभी कभार तो ये भी होता है कि दो या दो से ज्यादा पार्टीज चुनाव से पहले ही एक साथ मिल जाती हैं ताकि वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स को सैटिस्फाई कर सकें। डेमोक्रेसी में एक और चीज जो हमें देखने को मिलती है वो ये कि कई ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो शुरू से ही किसी एक गवर्नमेंट के फेवर में काम कर रहे होते हैं या उन्हें सपोर्ट कर रहे होते हैं। ये ग्रुप्स पार्टी के सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं और इंडस्ट्रियल वर्कर्स होते हैं। अब चूंकि इनका भी पार्टी की जीत में कंट्रीब्यूशन होता है तो उन्हें गवर्नमेंट की पावर में भी शेयर मिलता है। ये पावर का शेयर उन्हें गवर्नमेंट की कमिटीज में पार्टिसिपेशन दिलाकर दिया जाता है। नहीं तो चूंकि वो गवर्नमेंट के सपोर्ट ग्रुप हैं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका इन्फ्लुएंस भी काफी हद तक होता ही है। चलिए स्टूडेंट्स, पावर शेयरिंग का किसी भी कंट्री में क्या रोल होता है ये तो हमने समझ लिया, लेकिन आखिर ये पावर का बंटवारा किया किस तरह से जाए? क्या पावर को बांटने का कोई एक ही तरीका है या इसके कई तरीके हो सकते हैं? यही हम जानेंगे अगले चैप्टर में। अगला चैप्टर जिसका नाम है फेडरलिज्म। तो आइए अगले चैप्टर में जानते हैं